नमस्ते रवि, इंग्लिश में क्या कहेंगे? नमस्ते रवि, गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग बनाते चलिए, गुड मॉर्निंग रवि। अच्छा, ये टाइम को लेके भी प्रॉब्लम होगा। अब यही दोपहर का टाइम रहेगा तो क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून रवि। 4 o'clock तक जाएंगे इंडियन सेगमेंट में, आफ्टरनून में 4 बजे शाम के बाद कहना शुरू करेंगे क्या? गुड इवनिंग रवि। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग रवि। और गुड मॉर्निंग, उसके बाद रात का यदि आप समय लेते हैं तो उसमें एक फिक्स अपना कर लीजिए, कोई शेड्यूल टाइम नहीं होता है कि हम 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद क्या कहेंगे? गुड नाइट कहेंगे। और गुड नाइट का टाइम जाएगा कब तक? 12 तक, 12 बजे रात तक। और 12 बजे रात से फिर 12 बजे सुबह तक क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। क्लियर है? चलिए, तो आपने यहां क्या लिख दिया सर? गुड मॉर्निंग रवि। अब इसके बाद नेक्स्ट जोड़िए तो क्या है? इसमें कुछ कंटेंट डालिए, क्या कहें? अच्छा, हमारे पास एक बना है, उसको हम बनवाते हैं। देखिए, नमस्कार रवि। अब ये रवि नहीं था, नमस्कार रवि जोड़ दिया। तुम कैसे हो? हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे। क्या हो जाएगा? क्या बनाए? गुड मॉर्निंग रवि। उसके बाद तुम कैसे हो? तुम कैसे हो क्या कहना चाहिए? ठीक है, स्ट्रक्चर को क्लियर कर लीजिएगा। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाउ देखिए क्वेश्चन वर्ड है, वो आया है, लेकिन क्वेश्चन हाउ से क्रिएट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हमको ऑक्सिलरी को पहले लाना पड़ा। तो इसको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन जब भी क्रिएट होगा तो सिर्फ ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले लाने से होगा, समझ रहे ना? यदि हमको व्हाट व्हेन का जरूरत है तो वो एडिशनल में आएगा, अतिरिक्त में आएगा, वो इट सेल्फ क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो हाउ आर यू। नेक्स्ट है, अरे मोहित नमस्कार मैं ठीक हूं। अब देखिए, वो रवि जवाब दिया क्या? अरे मोहित मैं ठीक हूं। जल्दी बोलिए, मैं ठीक हूं। तो क्या कहेंगे? ओ मोहित। नेक्स्ट क्या होगा? आई एम फाइन। अब देखिए किसका यूज कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट का ना? इसका यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस नहीं है। इसके बाद मान लो कि कहना था कि हां मैं भी ठीक हूं। अब कौन जवाब दे रहा है फिर? अच्छा ठीक है, हां मैं भी ठीक हूं। क्या कहना चाहिए? हां मैं भी ठीक हूं। यस आई एम फाइन। टू भी देते हैं भी के लिए। टू जब देते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज के रूप में देते हैं। आप कह सकते थे कि आई एम ऑल्सो फाइन, ही लगा दिया था, जोरदार हो गया था, क्योंकि पहले एक बार वो बोल चुका था कि मैं ठीक हूं। तो आई एम फाइन टू या आई एम ऑल्सो फाइन। तुम्हें पता होना चाहिए ही बोल रहा है क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो। नो प्रॉब्लम। जहां भी मॉडल आएगा सब्जेक्ट फॉर्म में मॉडल प्लस V1, क्या करना है? मॉडल प्लस V1। और ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा तो मॉडल B प्लस V3। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या कहा? यू शुड नो। ठीक है, यू शुड नो। की के लिए क्या देते हैं? दैट।
क्या देंगे? यू शुड नो दैट आज मेरा जन्मदिन है, कोई बड़ी बात नहीं है, टुडे इज माई बर्थडे। बना लिए? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए, अरे वाह क्या बात है। 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 चलिए क्या बनाए? अरे वाह क्या बात है। हाँ चलिए क्या लिख सकते थे इसको? अब कहना है ना, उसने आपको कह दिया दोस्त क्या कि आज मेरा जन्मदिन है। अब ओ इट इज वेरी गुड। देखिए काम चलाओ बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड को नहीं लिया है। ये भी कह सकते थे कि ओ इट इज वेरी गुड, कहते कि व्हाट अ वंडरफुल थिंग। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। अरे वाह क्या बात है। इस तरह का सेंस आएगा इसमें। एक एक वर्ड को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, अपना सेंटीमेंट मिलाएंगे, समझ रहे ना, और उसके बाद कंपोजिशन पूरा कर लेंगे। तो क्या कहा कि व्हाट ए वंडरफुल थिंग इज इट जोड़ दें तो और अच्छी बात है। न भी कहें, बातचीत में अंडरस्टूड रहता है बहुत सारा चीज, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस का सेंस लें तो हमारा हो जाएगा क्या? व्हाट अ वंडरफुल थिंग इज इट। वाह कितना अच्छा बात बोला। ठीक है, अब तो सूचना वो आपको दे दिया भाई कि मेरा जन्मदिन है, तो अब आप क्या करोगे उसको? नेक्स्ट कहता है कि मैं तुम्हें बधाई देता हूं। मैं तुम्हें बधाई देता हूं। अब ध्यान दीजिए, फिर से आ गया वहां आई, हाँ विश यू, नो प्रॉब्लम। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। वर्ड डिफरेंट हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें बधाई देता हूं। क्लियर है ना? बोलिए आई विश यू। नेक्स्ट है मैं हृदय से तुम्हें बधाई देता हूं। अब इसी को थोड़ा डील करूंगा डिफरेंट रूप में। नेक्स्ट क्या कहता है कि मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूं। या क्या कहा? मे गॉड प्रोवाइड, मे गॉड प्रोवाइड, मे गॉड प्रोवाइड, ईश्वर आपको ना। अब आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट दो होता है। अच्छा पूरा कर लीजिए तब बोलता हूं मैं। मे गॉड प्रोवाइड, हाँ देखिए यू दीजिए ना, यू लाइव लॉन्ग की लॉन्ग लाइव। नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, पहचाना? इसमें नाउन कौन है? उम्र जो है वो नाउन है और लंबी जो है वो एडजेक्टिव है। तो नाउन को ना क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो क्या होगा? लॉन्ग। लाइव दे रहे हैं किसके लिए? उम्र के लिए। और लॉन्ग दे रहे हैं लंबी के लिए। क्लियर है? तो मे गॉड प्रोवाइड यू लॉन्ग लाइव ना। मे यू लाइव लॉन्ग। प्रोवाइड न भी कहें तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। और बार बार कहा है कि जो अंडरस्टूड है उसको लिखना या बोलना जरूरी। सभ्य भाषा यही है, सोफिस्टिकेटेड, समझ रहे ना। तो हमको यहां सीधे कहना चाहिए क्या? प्रोवाइड अपने आप आ गया कि मे गॉड, मे फिर बनाइए, अब हो गया सही। हाँ यदि हम प्रोवाइड को इसको कंसाइज करें तो बातचीत में हमको इतना ही कहना चाहिए कि मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लाइव लॉन्ग। इसका भी सीधा मतलब क्या हो गया?
कि आपको लंबी उम्र मिले। लंबी उम्र कौन देगा भाई? भगवान ही देगा। तो भगवान को मेंशन करना भी जरूरी नहीं था, समझ रहे हैं ना? तो बोलचाल में देखते हैं जनरली यही फ्रेज इस्तेमाल होता है, क्या कि मे यू लॉन्ग लाइफ, आप लंबी उम्र जिए। कहने का मतलब हमारा यही है क्या कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो इस तरह से भगवान को पकड़ना नहीं है, वर्ड्स को पकड़ना नहीं है, हमको सेंस को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? सेंस को पकड़ना है। और थोड़ा दिमाग शुरू में ही लगाना पड़ेगा, बाद में तो इसी तरह का रिदम बन जाएगा। बैठ जाइए। तो चलिए सर, एक आशीर्वाद तो दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? कि आपकी उम्र लंबी हो। लेकिन इतने से संतोष नहीं हुआ, फिर क्या कह रहा है कि आप हम सबके लिए गर्व का विषय बनो। बात समझ में आ रही है ना? क्या कह रहा है? आप हम सबके लिए गर्व का विषय बनो। माने कह रहा है कि खूब ऊंचा सफलता हासिल करो, ताकि उस पर जो तुम्हारे मित्र हैं, परिवार हैं, वो गर्व करें ना। जैसे कल बिहार में किया ना जी, नहीं पता है? कौन? शुभम। कौन? शुभम कुमार। कुछ पता है शुभम का किया है? यूपीएससी टॉपर है। हाँ ठीक है, जोर से बोलिए, नहीं समझा। हाँ मतलब पहले से वो डिफेंस सर्विस में सेलेक्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें वो टॉप किया, नंबर 1 पे आया। क्लियर है? और देखिए क्या तासीर है हमारी मिट्टी की कि 1 2 3 4 अंडर 10 में 5 बिहारी हैं। अंडर 10 में 5 बिहारी हैं। अंडर 10 का मतलब क्या होता है? टॉप 10 माना जाता है इसको। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कोई बड़ा अंतर, सबको ओवरऑल हमको मानना चाहिए कि टॉपर्स हैं। 10 तक को एक ही ग्रेड में रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो जो टॉपर लेयर है उसमें 5 बिहारी है। लेकिन सेकंड इंफॉर्मेशन ना दिल पर लेने की जरूरत है, किसी ने भी बिहार को क्रेडिट नहीं दिया, सब दिल्ली या पुणे को क्रेडिट मिला। बिहार में माहौल नहीं है पढ़ने का। अब ऐसे खुल के तो नहीं कहा, लेकिन सबने क्रेडिट किसको दिया? दिल्ली को और पुणे को। सब बिहार से बाहर गया तभी टॉपर बना। तो दोनों चीजें हैं, बिहार में प्रतिभा है, बिहार में माहौल नहीं। समझ रहे ना? मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। क्या अनुभव है कि देखिए 2006 में ना मैं यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा हूं, 2 बार मैंने मेंस दिया है। और उस समय मैं पीयू में पढ़ता था, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पटना कॉलेज का छात्र था। समझ रहे ना? इतना बेहतर माहौल था, देख के दंग रह जाइएगा। अब लगता है कि कैसे वो दिन बिहार में कभी वापस आएगा का। हर साल 20 30 40 रिजल्ट सिर्फ अकेले देता था पटना यूनिवर्सिटी, और पूरे वर्ल्ड में इसकी पहचान थी। इंडिया की बात छोड़िए, आज उस यूनिवर्सिटी में आप इंटर करके देखिए, रोना आ जाएगा। सिर्फ गैंगस्टर और क्रिमिनल का अड्डा बन के रह गया। छात्रों के इतने नेता हैं, स्टूडेंट से ज्यादा लीडर्स हैं, और लीडर्स से ज्यादा उनके मतलब क्या है, गॉडफादर्स। तो ये स्थिति अब बदलने वाली नहीं। मेरिट तो है भी ना। तो अब पहले वो पटना में पढ़ते थे, अब कहां पढ़ते हैं? दिल्ली जाके पढ़ते हैं। टॉप तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन बदल गया, क्रेडिट नहीं मिल रहा बिहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसी को मतलब कि यूपीएससी का जुनून है कि हम कर सकते हैं? सोचते नहीं हैं? नहीं, फिर भी मैं 2 मिनट और लूंगा आपका। देखिए यूपीएससी कुल जमा कितने नंबर का एग्जाम लेता है? 750, 1750। और इसमें जीएस 1 2 3 4 ये 4 पेपर हैं आपके। 250 250 250, मतलब 1000 नंबर आता है कहां से? जीएस ना। बाकी के 500 नंबर कहां से आते हैं? वो आते हैं जिसको कहते हो ऑप्शनल। मतलब कोई एक पेपर आप चुनो कि हिस्ट्री दोगे, कि ज्योग्राफी दोगे, कि फिजिक्स दोगे, कि केमिस्ट्री दोगे।
एक पेपर आपका अपना रहेगा, वो आप कोई भी चुन सकते हो, सैकड़ों सब्जेक्ट उसमें शामिल हैं, तो कोई एक पेपर जिसको आप कहते हो ऑप्शनल, ये तो कंपलसरी हो गया सबके लिए, और एक ऑप्शनल लेगा तो ऑप्शनल में आप क्या आ गया 500, समझ रहे हैं ना। और 150 नंबर का ऐसे लिखना है, मतलब समझिए लैंग्वेज ना, आप हिंदी में ऐसे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, तमिल में लिखिए, तेलुगु में लिखिए, 22 भाषा में कोई भाषा में लिखिए, तो एक पेपर आपका हो जाएगा ऐसे का, समझ रहे हैं ना। और बाकी के जो 100 नंबर बचे वो आपके हो गए इंटरव्यू का। और ये 1750 में आप 1000 नंबर ला दीजिए, आप आईएएस बन गए। 1000 नंबर लाने पर आपकी रैंक गारंटी। तो ये टफ सिलेबस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके आगे बढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बस वो मान के चलते हैं कि यूपीएससी क्या है, तो ये तो स्पेशल कैटेगरी के लोग के लिए है भाई, बहुत वीआईपी होना चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जीएस के पेपर में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, ये कहीं से भी टिपिकल इंफॉर्मेशन मांगता ही नहीं है। आप समाज को देख के अपना आइडिया रखते हैं कि नहीं, आप पॉलिटिक्स पर अपना आइडिया रखते हैं कि नहीं, आप हमारे बीते हुए पास्ट पर, खास करके नेशनल मूवमेंट पर अपना आइडिया रखते हैं कि नहीं। अगर आपके पास अपना आइडिया इन चीजों पर कहने का है, सोसाइटी पर, कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर, जो एकदम सामने देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो जाती है, इंडिया में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, सब आपको कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? करंट अफेयर पढ़ाते हैं ना। तो यदि आप वर्तमान में पूरे मन से जीते हैं, राजनीतिक परिवर्तन क्या हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन क्या हो रहा है, समाज कैसे बदल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही है, इकोनॉमिक्स का जानकार नहीं होना है आपको, हिस्ट्री का जानकार नहीं होना है आपको, बस ये देखना है कि हमारे सोसाइटी का चेंज ऑफ पैटर्न क्या है। अगर इसको आप समझ लेते हो ना, तो आप जीएस का पेपर क्वालिफाई कर लोगे। और जीएस क्वालिफाई कर लोगे तो ऑप्शनल कोई चैलेंज नहीं होता है। अरे एक ही पेपर जो हम 2 साल इंटर में पढ़े हैं, 3 साल ऑनर्स में पढ़े हैं, उस पेपर का कौन हिस्सा हमसे बाकी है? क्लियर है ना। तो मेंस में ऑप्शनल पेपर कोई चैलेंज नहीं होता है, ऑप्शनल सबका अच्छा होता है। ऑप्शनल जो पेपर लगातार 5 साल पढ़ा है उसमें वो खराब रहेगा। एक ही विषय आप 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो जो आपका मेन होता है, जो आपका ऑप्शनल होता है, वो तो सबका अच्छा होता है। मेरिट तय होता है कहां से? जीएस से। कहां से तय होता है? जीएस से। वो जो 1000 नंबर है वो तय करेगा, उसमें सब लोग नहीं आ सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और अभी एक दूसरा तरह का बधाई आ गया था। क्या आ गया था? मैंने बधाई का ही टर्म था एक दिया ना कि लंबी उम्र हो। दूसरा क्या लिखा? आप हम सब के लिए, क्या कुछ बोला था ना, काहे भूल जा रहे हो? क्या बोला था बाबू? हेलो, क्या बोला था? हाँ, आप हम सब के लिए, आप हम सब के लिए, ठीक, कैसे पूरा करिए, आप वेट मत करिए। आप हम सब के लिए गर्व का विषय, चीज, वस्तु, गर्व की चीज बनो। वर्ड नहीं पकड़ना है, बनो। क्या है? आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? में से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? में से लिखते हैं। में प्लस क्या होगा? आप हम सब के लिए गर्व का विषय बने ना। तो में यू बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। में यू कौन बनेगा? यू को ही बनना है ना, यहां सब्जेक्ट यू ही है। किसको बनना है? गर्व का विषय कौन बनेगा? यू। तो में यू, बी लिया वर्ब, क्या लिया? वर्ब। बी मेन वर्ब भी होगा ना, जैसे डू मेन वर्ब भी होता है ना, हैव मेन वर्ब भी होता है ना,
वैसे ही जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम बी को भी मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो मे यू बी ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, क्लियर है? और यहां फुल स्टॉप नहीं होगा, क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, समझ रहे ना? देखिए आप इस बात को मान लीजिए कि विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं मिला है दुनिया में। यदि वास्तव में आपको अंग्रेजी बोलना है अगले 2 महीने में, समझ रहे ना, तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मात्र 15 मिनट अंग्रेजी पढ़िए। बिना पढ़े लिखना नहीं आ सकता और बिना लिखे बोलना नहीं आ सकता, क्योंकि आपका टोन एंड टेन्योर बदल चुका है। आप हिंदी में इतना ज्यादा क्या होता है, इंडल्ज हो चुके हैं कि दूसरा ट्रैक पकड़ना आपके टंग के लिए बड़ा मुश्किल, समझ रहे ना? जबकि हिंदी वालों के लिए अंग्रेजी सीखना आसान है, क्योंकि हमारे पास लिगेसी भी है, और जो हमारा मदर टंग है संस्कृत, समझ रहे ना, मदर लैंग्वेज कहिए, उस मदर लैंग्वेज का ही एक कजन है। इंग्लिश कोई बाहरी भाषा नहीं है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है, उस फैमिली में ही ये भाषा है। तो ये भाषा हमारे मतलब कि क्या है, डीएनए से जुड़ा हुआ है। हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहला रिक्वेस्ट क्या है कि आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू करो। व्हाट टाइप ऑफ एनल्स, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल, व्हाट टाइप ऑफ परसेप्शंस टू बी रीड बाय यू, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मान लो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स वाला एक मैगजीन ले लो, हो गया 6 महीना का मटेरियल। किसी को फिल्म में रुचि है, फिल्म वाला एक मैगजीन ले लो। किसी को पॉलिटिक्स में रुचि है, आप पॉलिटिक्स का एक इंडिया टुडे ले लो, आउटलुक ले लो ना, एक हिंदू अखबार ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो। डेली नहीं लेना है, उसी में डिफरेंट आर्टिकल हैं, आप उसको पढ़िए, लेकिन 15 मिनट आप पढ़िए। देखिए रीडिंग के साथ क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है। देखिए एक चीज ऐसे भी आप समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं इंग्लिश के, वो 3 सेक्शन में होता है। एक को कहता है क्या, रीडिंग, जिसको आप एक्सरसाइज के रूप में कहते हो पैसेज ना। दूसरा क्या होता है, राइटिंग। दूसरा क्या होता है, जिसको आप एक्सरसाइज के रूप में कहते हो ग्रामर। क्या कहते हो, ग्रामर। और तीसरा होता है क्या, कंपोजिशन। ये 2 चीज करने के बाद ही रियल टेस्ट में आप जाते हैं। तो ये प्राइमरी से ही देखो, 0 क्लास से ही ये 2 काम शुरू हो जाता है। राइटिंग मतलब ग्रामर, लेटर लिखो, ये करो, ऐसे बनाओ ना, नोटिस लिखो। तो ये राइटिंग का सेक्शन, रीडिंग का सेक्शन। तो आपको भी 10-15 मिनट सीरियस होकर अंग्रेजी पढ़ना है, और पढ़ने के साथ क्या करना है, कोशिश करना है कि इसको हम समझें। तब जाके आपके अंदर रियल ट्रैक डेवलप होगा कि जो भाव मेरे मन में है उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सब कुछ ग्रामर नहीं करता, 20% आप क्या है, खुद अपना अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लेंगे। कभी भी 100% ग्रामर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं देगा, क्लियर है? तो आपको अंग्रेजी का एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, पढ़ने के साथ कोशिश करनी चाहिए कि इसका ट्रू सेंस जो यहां कहा जा रहा है वो मेरी समझ में आए। तब जाके आपके अंदर ट्रैक बनेगा कि जो बात कहना होता है अंग्रेजी में वो ऐसे होता है, हिंदी में दिमाग में मेरा ऐसा आया, अंग्रेजी में वो रूप ऐसा होता है। तो एक रिलेशन क्रिएट होगा कि जो थॉट हमारे पास हिंदी में बन रहा है मेरे दिमाग में, वो इंग्लिश में जाएगा तो कैसा होगा। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। कैसे होगा कि पहले आप इंग्लिश पढ़ोगे और इंग्लिश को पढ़ के समझोगे, तो पता चलेगा आपको कि जो बात मन में मेरे हिंदी में है वो अंग्रेजी में आता है, तो ऐसा हो जाता है। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग के बाद क्या है, राइटिंग जरूरी है। समझ में आने लगेगी बात तो कुछ कुछ फिर अपना विचार हम लिखना शुरू करेंगे, एकाएक बोलना शुरू नहीं हो सकता, समझ रहे ना। वो लड़खड़ा के रह जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, 2 महीना के बाद कोशिश छोड़ देंगे। तो पहले आप क्या करिए, रीडिंग सेक्शन से जुड़िए। रीडिंग के लिए मैंने दे दिया है एनएल क्या, कि आपको जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसी चीज को आप पढ़िए ना। कोई हिचक नहीं है, हर तरह का आर्टिकल उपलब्ध है। सोशल मीडिया में हर तरह के आर्टिकल्स उपलब्ध हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए, मान लो कि आपको पॉलिटिक्स में रुचि है या आप साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, क्लियर है, आपके लिए द बेस्ट है सर। इतना बढ़िया बढ़िया स्कॉलर ना, द बेस्ट स्कॉलर हमारे सामने अंग्रेजी आके 9 बजे प्राइम टाइम में बोलते हैं। किसी एक का पकड़ लीजिए, बरखा दत्त को पकड़ लीजिए, दिलीप पटगांवकर को पकड़ लीजिए, रोज 9 बजे आके ये लोग 1 घंटा बोलता है, देश समाज राष्ट्र के बारे में न्यूज चैनल पर बोलता है ना, उसको थोड़ा सुनिए। तो
पता चलेगा आपको कि इस तरह से बोला जाता है, किया जाता है। न समझ में आवे 2 मिनट सुनिए, बर्डन बना के मत सुनिए। तो आपको लिखने का काम, पढ़ने और लिखने का काम शुरू कर देना है। लिखने के लिए तो अब आर्टिकल रोज 2-5 हम ही दूंगा कि अब इस लेवल पर आप एक आर्टिकल कल बना के लाओ। तो चलिए, हमने दूसरा बधाई उनको दे दिया, क्या? आप हम सबके लिए गर्व का विषय बनो। मे यू बी की जगह बिकम भी कह सकते हैं ना। मे यू बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना? चलिए, एक और बधाई दे दीजिए। तो मान लीजिए कि ऐसे अवसर पर किसी को क्या कह सकते हैं? एक बार कह दिया कि जन्मदिन का बात था तो कह चुके हैं कि मे यू लाइव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। फिर दोबारा भी एक बात कहा कि इसको भी कह सकते थे कि आप बहुत बड़ी सफलता लीजिए, मतलब आप हमारे लिए गर्व का विषय बनिए, आप ऐसा बनिए जिस पर समाज को, परिवार को, दोस्तों को गर्व हो। और क्या कह सकते थे? किसी को बधाई में खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? बोलिए ना। बस यही 2 बात पेटेंट है, तीसरा तो कुछ कहा नहीं जाता कभी। आप किसी दोस्त के घर गए हो, बधाई में गए हो, तो आप उसको क्या कह सकते हो? अपने मतलब लोकल टोन में आ जाइए कि हाँ भाई, उसको हम एक कुछ तो कहोगे ना। तो एक तीसरा आर्टिकल हमको बताओ कि हम ये कहते उसको क्या कह सकते थे? 2 में दिया ना जी कि तुम मेरे लिए गर्व का विषय बनो। क्या कहा? तुम लंबा जीवन जियो। ठीक है। अरे उसका परीक्षा सामने था तो यही कहते कि इस परीक्षा में तुमको टॉप होना है, तुम टॉप कर जाओ, तुमको परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, बहुत सिंपल बधाई दिया। क्या कहा? कि इस बार परीक्षा में तुमको अच्छा अंक मिले। अब मान लो किसी को यही कहना है बातचीत में, हम कैसे कहें? हाँ, छोड़िए इस बार उस बार तो आर्टिकल जोड़ लेंगे, सीधे कहिए कि परीक्षा में तुमको अच्छा मार्क्स मिले। अब ये भी क्या है? क्या है? आशीर्वाद है, बधाई है, बुन है, बेन है, कर्स है, कुछ है ना, इसी तरह का ऑप्टेटिव है ना। क्या करें? तुमको परीक्षा में अच्छा मार्क्स मिले, तुम परीक्षा पास कर जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है, दोस्त को सी ऑफ करने गया, रेलवे स्टेशन चढ़ा रहा है, क्या करे? अपनी रिजल्ट लेके आना। अरे अपना बोलचाल में यही ना कहते हो, तो अंग्रेजी में क्या कहोगे? मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट गुड मार्क्स। क्या ही चक रहे हैं? कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं? बोलिए। अब इसमें टोन टेन्योर हमारा बदल दीजिए। क्या कह सकते हैं? मे यू गेट सक्सेस दिस टाइम, जोड़ दिया। अब क्या हो गया? कहा कि इस बार एकदम तू सफल हो जा, इस बार तुम एकदम सफल हो जा। मैं लगा दिया है, इससे पता चल रहा है कि आशीर्वाद का सेंस है। कैसा सेंस है? आशीर्वाद का सेंस है। तो हम दोस्त को ट्रेंड में छोड़ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि मे यू गेट सक्सेस दिस टाइम, इस बार सफलता तुमको जरूर मिलेगी। इस तरह का सेंस आ गया। मे यू गेट क्या? गुड मार्क्स इन, कुछ भी कह सकते हैं, जोड़ दीजिए, इन दिस फोर्थ कमिंग एनुअल एग्जाम। एनुअल, आने वाले वार्षिक परीक्षा में तुमको अच्छा मार्क्स मिले। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखिए। तो अब मैं नहीं बोलूंगा, आप भी लिखोगे, आप ही बनाओगे। अभी लिखो अब फिर बोलो, एक बोलेगा बाकी लोग खुद बनाएंगे, लिखेंगे। चलिए लिखिए। क्या आप मुझे जानते हैं? अब जा रहे थे रोड पर, कोई आदमी मिल गया, वो क्या कह रहा है? क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो जवाब देंगे हम, नो दे देंगे तो बातें खत्म हो जाएगा। यस कहेंगे तो ना बात बढ़ेगा। अब कहेंगे नो आई डोंट नो यू ना, तो फिर जबरदस्ती बात करना पड़ेगा। भाई नहीं जानता है फिर भी हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं ना। यू आर नॉट एक्वेंटेड विथ मी बट आई वॉन्ट टू से समथिंग यू, कि ठीक है भाई तू हमको नहीं पहचानता है फिर भी हमको तुमसे कुछ कहना है ना। ना, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो गया कि यू डोंट इंटीमेट विथ मी, आप हमसे परिचित नहीं हैं, बट आई हैव टू से समथिंग, फिर भी हमको आपसे कुछ कहना है। तो जरूरी नहीं है कि यस से ही बात बढ़ाया जाए, कहीं से भी बात बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, क्या आप मुझे जानते हो?
जानते हो, पहचानते हो, ये सब शब्द नहीं पकड़ना है, उनको सेंस पकड़ना है। क्या आप मुझे जानते हो? ठीक है, बोलो। बाकी लोग बना लो, आप बोलना एकदम खड़े होकर स्ट्रेट वे में बोले जोर से। डू यू नो मी, क्लियर है, ये है वाला है तो डू वाला कैटेगरी है हमारा। डू हमारा पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब क्या है? नो। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। डू यू नो मी, डू यू नो मी। नेक्स्ट कहा हाँ मैं आपको जानता हूं। जवाब क्या आया? हाँ। तो क्या हो गया? यस। बोलने दीजिए उनको। हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूं। हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूं। बोलिए क्या होगा? यस आई नो यू। यस आई नो यू। क्लियर? चलिए बैठ जाइए, लिखिए तो फास्ट, इसको पूरा करके आइएगा। आप मुझे कैसे जानते हो? फिर तीसरा हो गया, 2 लिख लिए थे, तीसरा में लिखिए आप मुझे कैसे जानते हो? आप मुझे कैसे जानते हो? जवाब आया लगता है कहीं देखा है। लगता है कहीं देखा है। देखिए लगता है क्या कहिएगा अंग्रेजी में? लगता है, प्रतीत होता है, यही बात है ना। इट सिम्स, इट हो गया सब्जेक्ट, ताहे वाला है, सिम माने होता है। इट सिम्स ऐसा लगता है, इट सिम्स ऐसा लगता है, कहीं देखा है। आई सा यू एनीवेयर। अपना बनाइएगा जैसे बनाइए।